हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द मीजो स्टडी सेशन। चलिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम बात करें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था माइटोसिस के बारे में कि सेल कैसे डिवाइड होती है। एक माइटोसिस वो फिनोमेना जिसमें इक्वेशनल डिवीजन देखी हमने। आज के सेशन में हमें मियोसिस स्टार्ट करना है, बट उससे पहले जैसा कि हमने लास्ट सेशन में माइटोसिस पढ़ा, आज हम डील करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंस है माइटोसिस की, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द मियोसिस। सो प्लीज हैव अ लुक। So, importance of mitosis. Now listen very carefully. माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था? जब एक सेल डिवाइड होती है तो उससे क्या बना? दो सेल बनी। दो सेल डिवाइड हुई तो उससे क्या बनी? चार सेल बनी। और सबके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर था दैट वाज सेम। सो फॉर दैट दिस वाज अ ओरिजिनल पेरेंट सेल, राइट? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इमेजिन करो ये सिचुएशन। जब इसने सेल डिवीजन शो किया तो हमारे पास क्या बन गई? दो सेल्स, और दोनों के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम था वो सेम था, दैट वाज 2n ओनली। ठीक है। सिमिलरली जब 2n ये वाली सेल ने डिवाइड किया, फर्दर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम विल रिमेन कांस्टेंट। इसने भी जब डिवाइड किया तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहा? कांस्टेंट। ठीक है, इसको कहते हैं हमारी माइटोसिस। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? प्लीज हैव अ लुक। The very first important in this case, that is, it is important for the growth process. जब हम छोटे होते हैं हमारा बॉडी साइज कितना कम होता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है ना। क्यों? क्योंकि माइटोसिस हो रही है सेल के अंदर। सेल के अंदर कंटिन्यूअस डिवीजन होता चला जा रहा है, वो सेल्स अक्यूमुलेट हो रही हैं, ह्यूज टिश्यूज बन रहे हैं, टिश्यूज आगे जाके सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। सो एवरीथिंग दीज आर हैपनिंग, दैट इज द रीजन दिस mitosis is important for the growth. So first important feature, that is a growth. So इसका मतलब क्या है? Increase in number of cell. In number of cell. ठीक है, this is first point. Let's talk about the second point. Second, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहा. So second point is for the maintenance of chromosome number. Maintenance of chromosome number. ठीक है, यानी कि सेल नंबर और यू कैन से क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, एंड दैट इज द रीजन इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, ये तो पता ही है सबको, इसमें तो होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसको इसीलिए नाम दिया गया इक्वेशनल डिवीजन। ये हो गया सेकंड पॉइंट के बारे में बात। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज। अब इसका क्या मतलब है? अगर आपको याद हो लास्ट सेशन जब हमने माइटोसिस पढ़ा, इसमें क्या हुआ? एक सेल थी, उसने पहले अपना साइज बड़ा किया। कैसे बड़ा किया? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनल थे उसके अंदर वो डबल हो गए, डीएनए कंटेंट उसके अंदर डबल हो गया, दो न्यूक्लियस बन गए, यानी कि साइज बढ़ गया, साइज इंक्रीजेस। जब इसके अंदर सेल डिवीजन होएगी तो जो दो सेल बनेंगे उन सेल का साइज ओरिजिनल पेरेंट के बराबर होगा। सो दिस वाज ओरिजिनल पेरेंट, इसमें सेल साइज इंक्रीज हुआ, सेल साइज इंक्रीज हुआ, फर्दर डिवीजन हो गए, तो जो दो डॉटर सेल्स बनी हैं, दीज आर टू डॉटर सेल्स। ये जो दो डॉटर सेल्स बनी है, इनका जो पेरेंट सेल का साइज होगा दैट इज सेम। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इट हेल्प्स इन maintaining cell volume to cell size ratio. ठीक है, ये हो गया इसका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस करें। फोर्थ क्या है इसमें? दैट इज रिप्रोडक्शन।
अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म के बारे में देखें जहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां पे क्या होगा, ये जो प्रोसेस है माइटोसिस का ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या एग्जांपल है आपका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल। अब फिफ्थ पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं। फिफ्थ है आपका रिपेयर। कुछ भी डैमेज होता है वहां की सेल इतनी रैपिडली डिवाइड करती है कि वो ओरिजिनल को जो ऑलरेडी डैमेज है उस चीज को रिप्लेस कर लेती है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन। नाउ कम टू दिस साइड, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज मियोसिस। प्लीज हैव अ लुक। मियोसिस, अब देखो ध्यान से देखना। नाउ व्हाट इज अ मियोसिस? मियोसिस अनदर नेम वी हैव इज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, नॉर्मली हम इसको यही कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। बट अगर हम इसमें मियोसिस 2 के बारे में बात करें, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, दोनों के अंदर एक ह्यूज डिफरेंस है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम इसको ओरिजिनली रिडक्शनल डिवीजन नहीं कह सकते। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, इसके अंदर मियोसिस के अंदर 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक मियोसिस 1, दूसरा मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। एक सेल ने 2 सेल बनाएगी, 2 सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, सो इट विल बी रिडक्शनल डिवीजन। अब जो नीचे 2 सेल्स बनी हैं, ये फर्दर डिवाइड होती हैं विद द हेल्प ऑफ मियोसिस 2, जिनको हम नाम देते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहेगा। नाउ meiosis, that means one cell divide to form 4 haploid cell। अब ध्यान से देखना, ये जो 1 सेल है यहां पे जो ओरिजिनली प्रेजेंट है, जो पेरेंट सेल है, दैट इज डिप्लॉइड। ये क्या है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड सेल ने डिवाइड किया एंड इट फॉर्म्स the 4 haploid cells. Now, this meiosis was discovered by Farmer and Murray. Farmer and Murray, right? एंड जो इसका एक्चुअल प्रोसेस है वो किसने बताया था, स्ट्रासबर्गर ने। नाउ इस प्रोसेस में क्या हुआ है, देखो ध्यान से सुनना। दिस वाज अ ओरिजिनल पेरेंट सेल। पेरेंट सेल को मैंने कहा कि इसने क्या बना दिए, 4 सेल्स। लेट्स हैव अ लुक, 1, 2, 3 एंड 4। मैंने बोला पेरेंट सेल थी 2n, यही कहा था ना मैंने। अब इसके अंदर जब डिवीजन हुआ तो हमारे पास जो 4 डॉटर सेल्स बनी, उनके पास क्या था, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये क्या है, हमारी डॉटर सेल्स। ठीक है। अब एक्चुअल जो ये प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। सबसे पहले इसमें होता है मियोसिस 1, दूसरा होता है इसमें मियोसिस 2। दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक के बाद एक हुआ, उसके बाद होने के बाद वी हैव इज अ 4 सेल्स। अब देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या हुआ, ओरिजिनल सेल है जो हमारे पास क्या है, 2n, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा आपका, मियोसिस 1। मियोसिस 1 होने की वजह से यहां पे क्या बना, 2 सेल्स, 1 एंड 2। हमें पता है मियोसिस के अंदर, इस मियोसिस 1 के अंदर देयर विल बी डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, n हो गया। ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। अब ये जो मियोसिस हुआ है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब देखो, ये जो 2 सेल्स बनी है ये फर्दर डिवाइड करेंगी एंड हमारे पास क्या बन गया, 4 सेल्स, टोटल 4 सेल्स बनेंगे। जहां पे जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो n/2 होना चाहिए, बट नहीं, यहां पे सिर्फ n होता है, ठीक है। सो इसको नाम दे देते हैं यहां पे मियोसिस 2। एक चीज यहां पे जो आपको याद करने की है,
ये इक्वेशनल, सॉरी दिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, सो दिस विल बी अ रिडक्शनल इक्वेशनल डिवीजन। सो ये हो गया आपका रिडक्शनल एंड दिस इज इक्वेशनल। ये एक डिफरेंस है जो आपको याद करना है, रिडक्शनल डिवीजन एंड इक्वेशनल डिवीजन, राइट। चलिए इस बारे में बात होगी। अब बात करते हैं मियोसिस कितने तरह की होती है। सो प्लीज कम टू दिस साइड। टाइप्स ऑफ मियोसिस। आप लोगों ने नाम सुना है कि मियोसिस एक गैमेट के अंदर भी होती है। जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है उस समय जो मियोसिस होती है दैट इज टर्म्ड एज अ गैमेटिक मियोसिस। ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद हो हमारे पास जो एग होता है, मैंने पहले बात करी थी एग के पास होते हैं n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव इज स्पर्म। स्पर्म के पास भी कितना है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एक्चुअली ये जो डिराइव हो रहे होते हैं ये कहाँ से हो रहे थे? एक एग डिराइव होगा एक फीमेल की बॉडी से एंड स्पर्म डिराइव होगा एक मेल की बॉडी से। अगर हम इसके बॉडी के सेल्स के बारे में देखें, जो नॉर्मल सेल्स के बारे में, अदर देन दिस गैमेट सेल, इनके पास क्या है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि इन 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से जब एग की फॉर्मेशन हुई फीमेल के अंदर और मेल के अंदर, यहां पे कौन सा प्रोसेस हुआ? यहां पे हुआ आपका मियोसिस, राइट। अब एक बात बताओ, यहां पे मियोसिस की मुझे क्या जरूरत पड़ी? सबसे बड़ा रीजन उसका ये है, अगर मेरे पास एग भी 2n होता और स्पर्म भी 2n होता, दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बना, जाइगोट क्या बन जाएगा? 4n बन जाएगा। सो उसके पास तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे। So that is a reason to avoid that situation, to keep the number of chromosome constant, we have those gametes which are n in number, which are having n number of chromosomes. Now, this 2n will be a zygote, right? Hope this you can explain by yourself. So this is the first gametic meiosis. Now the second you have is zygotic meiosis. जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मतलब जाइगोट के अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स का, लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आप एग्जांपल ले लो इसमें ग्रीन एल्गा, फॉर एग्जांपल ग्रीन एल्गा, ग्रीन एल्गा लाइक क्लोमैडोमोनास, उसमें क्या होता है, जो बॉडी है, body of parent, they itself act as gamete, वो itself act as a gamete। अब देखो ध्यान से देखना, वो क्या है? unicellular, they are having n number of chromosome। जब gamete वो itself when they act as a gamete, it is quite obvious that they will be having n number of chromosome। अब उनके पास भी n number of chromosome है, जैसा कि एक one will act as a female, other will act as a male, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, यागी बात समझ में? तो यहां पे भी क्या है, इस तरह के मियोसिस को कहते हैं दिस जाइगोटिक मियोसिस। थर्ड डिस्कस करते हैं विच इज अ स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका एक चैप्टर है एनाटॉमी, anatomy and morphology of flowering plant, morphology। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर इफ यू रिमेंबर, उनका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो स्पोर्स कैसे बनते हैं? ये बनते हैं स्पोर मदर सेल से। सो स्पोर मदर सेल्स ने जैसे ही स्पोर्स की फॉर्मेशन करी तो यानी कि वहां पे क्या हुआ? मियोसिस होगा। इस तरह के मियोसिस को कहते हैं हम, कौन सी मियोसिस है ये? स्पोरिक मियोसिस। अब ध्यान से देखना, इसका एग्जांपल लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स फ्रॉम स्पोर मदर सेल। स्ट्रक्चर याद है आपको?
स्ट्रक्चर याद है आपको? यहां पे मैं किन प्रोसेसेस के बारे में डील कर रही हूं? मैं बात कर रही हूं मेगास्पोरोजेनेसिस की। और अगर हम मेल के बारे में बात करें, एंथर के अंदर जो डेवलपमेंट होती है उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसे कहते हैं कोरिलेशन। अब मैंने क्या किया, चैप्टर पढ़ा रही हूं मैं, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, कहां पहुंच गई मैं? एनाटॉमी में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कहां पहुंच गई? सो दिस ऐसे ही एक वे है जिसकी वजह से आपको पढ़ना है, जिसकी वजह से आपको चीजों को याद रखना है। ये नहीं कि आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपने जो पहले पढ़ा है आप उन चीजों को भूल जाए। डोंट डू दिस। रादर देन व्हाट यू हैव टू डू, जो आपने पहले पढ़ा है और जो आप अब पढ़ रहे हैं, चीजों को कोरिलेट करिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब ये हो गई टाइप्स ऑफ मियोसिस के बारे में बात है। अब पूरा सीक्वेंस देखते हैं कि मियोसिस के अंदर क्या होता है। प्लीज हैव अ लुक। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मियोसिस 1, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मियोसिस 2 के बारे में। मियोसिस, राइट। एक चार्ट से मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मियोसिस कैसे प्रोसीड होती है। सो ऑन वन साइड यू विल राइट मियोसिस 1, ठीक है। दूसरी साइड है आपका मियोसिस 2, ठीक है। अब मियोसिस 1 में फर्दर पार्ट्स हैं, देखो ध्यान से, पढ़ा है हम लोगों ने ये माइटोसिस के अंदर, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर ऐसे। कौन कौन सी होती है? एक होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, क्या नाम देते हैं उसको? कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। दूसरा क्या था आपका? साइटोकाइनेसिस। अब मियोसिस 2 के बारे में बात करें, यहां पे भी डिवीजन कैसी होगी? सेम। एक हो गया आपका कैरियोकाइनेसिस, दूसरा हो गया आपका साइटोकाइनेसिस। डेफिनेशन तो पता है ना सबको इसकी? ठीक है। अब यहां पे जो मियोसिस 1 की कैरियोकाइनेसिस है, ये फर्दर डिवाइड होती है। अगर याद हो, माइटोसिस के अंदर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यहां पे भी वही सिचुएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज प्रोफेज। अब नेक्स्ट क्या लिखना चाहिए मुझे? मेटाफेज। बट यहां पे जो प्रोफेज इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज फेज, इसके अंदर फर्दर पार्ट होते हैं। सबसे पहला है आपके पास इसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, and the last but not the least, that is dikinesis, ठीक है। ये सारे पार्ट्स हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। नाउ प्रोफेज के अंदर कितने पार्ट है? ध्यान से देखना। प्रोफेज के बाद नेक्स्ट आ गया आपका मेटाफेज, एंड व्हाट नेक्स्ट वी हैव आफ्टर मेटाफेज? दैट इज एनाफेज। एंड एनाफेज के बाद तो आपको पता ही है क्या होता है, that is telophase, ठीक है। प्रोफेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। उसके बाद हो गया आपका मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद आ गया आपका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो गया। यहां पे जो एक सेल थी पेरेंट सेल, उसने क्या बना दिया? 2 सेल। नेक्स्ट होगा आपके पास मियोसिस 2, which is the equational division. This was a reductional division. Now in this case also the karyokinesis कितने parts की है? 4 parts की है, just like that of mitosis. So first we have is prophase, second हो गया metaphase, third हो गया anaphase, and the last but not the least we have is a telophase. ठीक है, ये ऐसे ऐसे डिवीजन हो गई। अब इसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंगल नंबर ऑफ सेल्स, एक सेल से स्टार्ट करोगे। मियोसिस 1 के बाद हो जाएगी हमारे पास 2 सेल, मियोसिस 2 के बाद हो जाएगी हमारे पास 4 सेल।
ठीक है, सो ये है एंड प्रोडक्ट इस दोनों डिवीजन का, जिसमें सबसे पहले हुआ आपका रिडक्शनल डिवीजन एंड सेकंड वी हैव इज अ इक्वेशनल डिवीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मियोसिस 1 के बारे में। डिटेल में मियोसिस 1 पढ़ेंगे, देन विल बी टॉकिंग अबाउट मियोसिस 2। सो प्लीज हैव अ लुक। मियोसिस 1। सो मियोसिस 1 क्या नाम दिया इसका? रिडक्शनल डिवीजन। सो सबसे पहले इसमें बात करते हैं प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज में क्या होता है? इसमें है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये पॉइंट्स होते हैं इसमें। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होने के बाद इसमें क्या होता है? In this case there is a crossing over, the very important part। क्या होगा उसमें? क्रॉसिंग ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। ठीक है, सबसे पहले क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में पास आ जाएंगे, देन देयर विल बी अ क्रॉसिंग ओवर हैपनिंग, एंड क्रॉसिंग ओवर के बाद दे विल बी सेपरेटिंग। मियोसिस 1 में देयर इज अ सेपरेशन ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम, whereas in case of meiosis 2 there is a separation of a sister chromatid, that also we will be discussing. Now in this case let's talk about the very first phenomena, which is a leptotene। ठीक है, so leptotene क्या है? Leptotene is a first stage। ठीक है, what next? In this case condensation of chromatin happens, chromatin occur, right? और क्या था इसमें? सेंट्रियोल याद है ना आपको? सो इसके अंदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, और यू कैन से अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये जो सेंट्रियोल बने हैं इसका काम क्या होगा? सेपरेट करना। उसके अलावा दिस इज दैट फेज जहां पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें आपका गोल्जी बॉडी, जिसमें आपका न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग। ठीक है, अब इसके इस फेज में क्या हुआ? जो क्रोमोसोम है वो दिखने शुरू हो जाएंगे, दे विल बी क्लियरली विजिबल। क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस को एक डिटेल में विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम समझते हैं। प्लीज हैव अ लुक। सो क्या पढ़ा इसमें हमने? कि हमारे पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे द वेरी फर्स्ट स्टेज, जो क्या थी हमारी? इंटरफेस से। ध्यान से देखना इसमें, ये हमारे पास एक सेल है, सेल। ठीक है, सेल के अंदर द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज हाउ द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब न्यूक्लियस के अंदर वी हैव इज क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट, right? This is a interphase cell। इंटरफेस, ये क्या है आपकी? सेल मेम्ब्रेन, राइट? व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपका? क्रोमैटिन फाइबर। जैसा कि प्रोफेज में होता ही है कंडेंसेशन, यहां पे भी उन्हीं का कंडेंसेशन होगा। अब देखो इसके बाद क्या होगा? द नेक्स्ट स्टेज वी हैव इज अ प्रोफेज। प्रोफेज 1 की द वेरी फर्स्ट स्टेज लेप्टोटीन आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ। सो हियर this is how the structure will look like।
ह्यूज स्ट्रक्चर्स वो विजिबल हो जाएंगे। So that means what has happened? Condensation of chromosomes. So let me write over here, condensation of chromatin. ठीक है, ये हो गया आपका, अगेन दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सी स्टेज है? ये आपकी प्रोफेज 1 लेप्टोटीन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज अ जाइगोटीन। सो प्लीज हैव अ लुक। सो सेकंड वी हैव इज जाइगोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम, जैसे कि अगर हम बात करें एक 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एक डिप्लॉइड सेल के बारे में बात करें, वहां पे जो 2n नंबर यानी कि एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज प्रेजेंट है। यहाँ पे वो दोनों के दोनों कॉपीज जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जिनकी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, व्हेन एवरीथिंग इज सेम, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। सो उन स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम। सो दैट मीन्स इन जाइगोटीन पेयरिंग ऑफ homologous chromosome occur, राइट। ये होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गया ना आपको? यहाँ पे जिन क्रोमोसोम के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये वो क्रोमोसोम है जो पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, यानी मैं उन कंडीशन के बारे में डिस्कस कर रही हूँ जब एक डिप्लॉइड कंडीशन होती है। सो ये दोनों सेम है, सो ये दोनों आपस में पास आ जाएंगे। जब ये दोनों आपस में पास आ जाएंगे, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन कॉम्प्लेक्स व्हिच वी कॉल इट एज अ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। राइट, दोनों आपस में पास आ गए। अभी ये वो स्टेज है जब हमें क्रोमैटिड्स साफ नहीं दिखाई देंगे। ये वो स्टेज है जब क्रोमोसोम साथ में आ गए। मैंने अभी तक क्रोमैटिड्स के बारे में बात नहीं करी है। सो जिनको इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है, वो इस चीज को ध्यान रखना, अभी तक हमें क्रोमैटिड्स नहीं दिखेंगे। अभी सिर्फ हमें क्रोमोसोम दिख रहे हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और वो कैसे जुड़े हुए हैं? विद द हेल्प ऑफ अ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, एंड इस कंडीशन को कहते हैं बाइवेलेंट। So, such chromosome are called as bivalent. They are termed as a bivalent. Very important thing to remember, right? अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा। So, come to this side. अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, कुछ चेंज नहीं है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ पेयरिंग दिखने लग जाएगी, हमें क्लियर पेयरिंग दिखेगी। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा होगा, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम पेयर में है, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, like this they are very beautifully arranged, right? So these two are what? This is called as pairing of homologous chromosome. Right? इसको क्या नाम देंगे? Bivalents. Bivalents. क्योंकि 2 क्रोमोसोम है ना साथ में। अब ये जो क्रोमोसोम है, इनको होमोलोगस नाम दिया गया क्योंकि इनके अंदर सिमिलैरिटी देखी गई है। ठीक है, अब ये पेयरिंग होगी, क्या बोलेंगे इसको? प्रोफेज 1 जाइगोटी। प्रोफेज 1 जाइगोटी।
right? What next we have? The third stage, another very important stage. Third one we have is Pectine. अब पेकाइटिन में क्या होगा? अब तक मैंने बोला है क्रोमोसोम साथ आगे, अब क्या होगा? जो इनके क्रोमैटिड्स होंगे दे विल बी क्लियरली विजिबल. Chromatids will be clearly visible. ठीक है, अब क्रोमैटिड्स क्लियरली विजिबल हो गए. अब इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखना इस चीज को. यहां पे क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होगा. एंड क्रॉसिंग ओवर कहां कहां होता है? क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट्स. क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि चेंज, एक्सचेंज अकर होना. तो एक्सचेंज कैसे होगा? दो क्रोमोसोम है, उन दोनों क्रोमोसोम का कुछ पार्ट यहां से टूट के यहां आ जाएगा और यहां से टूट के यहां आ जाएगा. अब देखो उस चीज को ध्यान से. सो क्रॉसिंग ऑफ क्रोमोसोम सॉरी क्रॉसिंग ओवर अकर. So because of the crossing over, there is recombination. And how this recombination occur? This happens because of recombinase enzyme. ठीक है, और देखो इसके अंदर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. Over occur between non-sister chromatids of homologous chromosomes. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम में, वहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा. अब इस चीज को आप कैसे समझोगे? ध्यान से देखना. हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं. नाउ द क्रोमोसोम दे विल बी हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स. दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक. एंड दे आर अटैच्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर. मैंने लास्ट में बात करी दैट पेयरिंग हैज हैपेंड, यानी कि इसके साथ जो इसका नॉन होमोलोगस स्ट्रक्चर है वो इसके पास प्रेजेंट होगा. ठीक है, बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट होगा. नाउ दीज टू दे आर टर्म्ड एज अ सिस्टर क्रोमैटिड्स. सिस्टर क्रोमैटिड्स. अगर मैं इन दोनों के बारे में डिस्कस करूं, इन दोनों को मैं क्या कहूंगी? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, ये हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम. ये बीच का पता है ना आपको किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेंट्रोमियर. अब मैंने इसमें बात करी है क्रॉसिंग ओवर के बारे में. सो क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ? कुछ इसका ये पार्ट टूट के यहां आ गया और इसका पार्ट टूट के यहां आ गया. वाई इट इज इंपॉर्टेंट? फॉर द रिकॉम्बिनेशन, ताकि एक नई जनरेशन प्रोड्यूस हुए, ताकि एक नए तरह के कैरेक्टर्स प्रोड्यूस हुए. सो दैट इज द रीजन आज के टाइम पे हम अगर देखें तो कितनी वेरिएशंस हैं. कई लोगों की हाइट कितनी ज्यादा है, कईयों की कम है. वेरिएशंस आर देयर. इवन अगर फ्लावर्स में भी बात करें, फ्लावर्स के कलर्स में कितनी डिफरेंसेस हैं. और वेरिएशन जैसे जैसे अक्युमुलेट होती चली जाती है, विद ड्यू टाइम वी सी दैट देयर इज द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. अब इस पॉइंट को, इस पेकाइटिन स्टेप को लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सो मैं ये सारे स्टेप्स एक बार रखना चाहूंगी सो दैट आई कैन गिव यू द थिंग्स in a better way so that you can compare the things. Now, अब देखना इसका जो writing step है, this is how it look like. देखो अब पेकाइटिन में क्या हो गया? पेयरिंग. राइट, पेयरिंग हुआ. पेयरिंग होने के बाद क्रोमोसोम का पार्ट यहां पे मैं शो कर रही हूं एक अलग तरीके से, यानी कि क्रॉसिंग ओवर ऑलरेडी हो चुकी है. सिर्फ इसमें नहीं, ऐसे ही सबके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती चली जाएगी. ठीक है,
जहां पे ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है इसको एक नाम दिया जाता है, दैट दे आर काइज़मेटा, दे आर काइज़मेटा, काइज़मेटा। ठीक है, इन क्रॉसिंग ओवर को क्या हुआ, न्यू क्रोमोसोम बने, यानी कि मैं क्या कह सकती हूं इधर, रिकॉम्बिनेशन। देखो अगर इस स्टेप को समझना हो वो कैसे समझेंगे, हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ठीक है, दूसरा मेरे पास ये क्रोमोसोम है, दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है और क्रॉसिंग ओवर होगी बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। इसका मैंने ये पार्ट तोड़ दिया और इसका मैंने ये पार्ट तोड़ दिया, इस पार्ट को जाके मैंने इससे अटैच कर दिया और इस पार्ट का मैंने अटैच कर दिया इसके साथ, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। जहां से ये आपस में अटैच रहते हैं उसको कहते हैं काइज़मेटा। इसको क्या कहते हैं, काइज़मेटा, राइट। दे आर अटैच्ड टू वन अनदर, दिस इज द प्लेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, सो वी हैव स्टार्टेड विद द इंटरफेस। इंटरफेस वो स्टेज थी जहां पे हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखे गए, फिर प्रोफेस स्टार्ट हुआ। प्रोफेस की फर्स्ट स्टेज थी जहां पे हमें क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल हो गए, क्रोमोसोम आपस में पास आते गए, दैट इज कॉल्ड एज अ जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज के बाद क्या होगा, इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाएगी, जो आया आपके पास इस स्टेज के अंदर, विच इज कॉल्ड एज अ पेकाइटीन। अब हमारे पास दो स्टेजेस इसके बचे हैं, विच इज अ डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस। ये दो स्टेजेस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, क्या करेंगे आप लोग जो भी ऑलरेडी कर चुके हैं उस चीज़ को पहले रिवाइज करिए। ये एक मेजर पॉइंट है जहाँ पे स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, हमेशा ये पूछते हैं कि मैम डिप्लोटीन में क्या था, डाइकाइनेसिस में क्या था, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एंड डेफिनेट सी बात है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इस चैप्टर के अंदर से, छोटा सा चैप्टर है, कंसेप्ट समझ में आ गया, 100% श्योर आप इस चीज़ को अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। सो इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है, इफ यू start practicing question, कोई doubt आता है, what you have to do, on our website there is one option which is a doubt clearing. Go there, do ask us question, and we'll be meeting in the next session. Take care of yourself. Thank you so much students for watching this.